Guys, today we are going to start our new chapter, that is thermodynamics. तो ये आपके पास +1 क्लास का यूनिट नंबर 6 है, थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट नंबर 5 हम फर्स्ट से लेके 5 तक हम कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं वीडियो, तो यू कैन वॉच ऑल दीज। तो आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आपके पास होता है, थर्मो मीन्स होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब आपके पास बोल सकते हो कि जो डायनेमिक में है, यानी कि ट्रांसफर है या मूवेबल है, उस चीज़ को आप डायनेमिक बोलते हैं, यानी कि जो मोशन में, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफर। तो इस चैप्टर में हम हीट के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, यानी थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि मूवेबल ऑफ हीट के बारे में हम इसके बात करेंगे। तो यहाँ पे आज हमारे पास जो है वो सिर्फ डेफिनेशन पोर्शन है। इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या पैरामीटर्स यूज होंगे, उनके बारे में हम इनको पढ़ेंगे, यानी कि वो सब आपके पास है। तो पहला जो आपके पास डेफिनेशन है, दैट इज सिस्टम सराउंडिंग। ये आपके पास डेफिनेशन है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है वो देखो, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके ऊपर आप थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट कर रही हो, उसको आप सिस्टम बोलते हो। यानी कि अगर मैं मान लो मैंने इस कमरे में मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट, तो ये कमरा मेरे लिए सिस्टम हुआ। इस कमरे के अलावा जितनी भी सब चीजें बचेगी, दैट इज सराउंडिंग। यानी सिंपल सी भाषा में डेफिनेशन क्या हुई, पार्ट ऑफ यूनिवर्स chosen for thermodynamic कंसिडरेशन या एक्सपेरिमेंट। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके ऊपर आप थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन कर रहे हो, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट इज सिस्टम। एंड पार्ट अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो भाई क्या हुआ, जैसे कि अपने पास मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं जैसे आपके पास स्कूल में आपके पास 100 कमरे हैं, मैं कहता हूँ आपकी जिसमें क्लास बैठी है उसमें मेरे को उसका टेम्परेचर वगैरह, मेरे को हीट का ट्रांसफर वगैरह नोट करके लेके आना है। तो वो कमरा, आपका पर्टिकुलर कमरा, वो आपका हुआ सिस्टम। उसके अलावा बगल में जितने भी कमरे हैं साइड में, ऊपर नीचे, दैट इज ऑल आर सराउंडिंग। तो सिस्टम के अलावा जो चीज़ बच गई, दैट इज सराउंडिंग। तो एक चीज़ हमें ये भी पता है कि भाई जैसे आपके पास ये सिस्टम है, जैसे कि मान लो ये आपके पास +1 क्लास का रूम था, इसके साइड में 10th क्लास का रूम है, तो बीच में एक आपके पास दीवार होगी। ये आपके पास सिस्टम हो गया आपका, इस कमरे में आपको काम करना, ये सराउंडिंग हो गया, सब कुछ जो बच गया वो। और ये चीज़ इसको अलग कर रही है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग को चीज़ अलग कर रही है, दैट इज बाउंड्री। सो बाउंड्री का डेफिनेशन क्या होगा, बाउंड्री का डेफिनेशन होगा कोई पर्टिकुलर लाइन, कोई पर्टिकुलर स्पेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा, उसको आप क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है भाई, तो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। ठीक है, अभी हम आगे के डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। सिस्टम, यूनिवर्स का पार्ट जिसके ऊपर आप थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके अलावा चीज सराउंडिंग, दोनों चीजों जो अलग करे, दैट इज बाउंड्री। क्लियर। तो नेक्स्ट अपने पास है टाइप ऑफ सिस्टम। अभी सिस्टम पढ़ा था, डेफिनेशन देखा, तो टाइप ऑफ सिस्टम अपने पास 3 टाइप के सिस्टम है। पहला ओपन, सेकेंड वन इज क्लोज्ड, थर्ड वन इज आइसोलेटेड। तो देर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम, देर आर 3 साइड ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात करते हैं भाई, जैसे कि अपने पास इसमें वाटर है, ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ नीचे से, यहाँ से मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो आपको पता है कुछ टाइम के बाद ये अगर ठंडा हो तो गर्म हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब इसका टेम्परेचर हीट बढ़ेगा। सेकंड बात, इसका थोड़े बहुत पार्टिकल ऊपर उड़ भी जाएंगे, यानी कि आप बोल सकते हो इस टाइप के सिस्टम में मैटर एंड हीट दोनों एक्सचेंज होंगे। तो ओपन सिस्टम आर द सिस्टम इन विच बोथ मैटर एंड हीट चेंज। मतलब आपको पता है गर्म करो तो गर्म तो होगा, मतलब हीट चेंज हो रहा है, और भाई कुछ अमाउंट उड़ भी रहा है तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है, ये आपके पास मिट है, इसको मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, क्लोज कर दिया, इसको मतलब आपको पता है भाई गर्म करूंगा, गर्म तो होगा लेकिन चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि ऊपर जाके यहाँ पे बूंदे बन जाएंगी, वो वापस नीचे गिर जाएंगी।
यानी कि इसमें सिर्फ मैटर जो होता है दैट इज नॉट चेंज्ड, हालांकि हीट चेंज होगी। ठीक है। थर्ड आपके पास है आइसोलेटेड। आपने थर्मोस देखा होगा, चाय के लिए हम यूज करते हैं घर में। इसके अंदर आपके पास एक प्लास्टिक्स की वाल से लगी होती है, आपको पता है देख के अंदर से। तो जब हम इसके अंदर टी रखते, चाय रखते, तो वो गर्म ही रहती है, मतलब हीट का चेंज नहीं होता। जबकि मैटर तो चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तो मैटर का चेंज नहीं होता। तो आपके पास ये तीन टाइप के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड, अगर इसको अलग सही से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं हीट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैटर लिख रहा हूँ। पहला मेरा सिस्टम है ओपन सिस्टम, तो भाई हीट भी चेंज, मैटर भी चेंज। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम, तो भाई हीट चेंज लेकिन मैटर चेंज नहीं होगा। थर्ड वन इज आइसोलेटेड, तो आपके पास ना इसमें हीट चेंज ना इसमें मैटर चेंज। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं अभी, जैसे कि हमारे पास बाउंड्री वर्ड मैंने बोला था, एक्चुअल में जो हमारे पास बाउंड्री होती है वो भी काफ़ी टाइप की होती है। जैसे मेरे पास एक पानी की बोतल है, एक गिलास है, तो आपके पास मान लो यहाँ तक मैंने लिक्विड भर रखा है, पानी भर रखा है। ठीक है भाई। और इस आधे हिस्से में क्या है, वैसे तो खाली लिक्विड तो है नहीं, इसका मतलब हवा तो होगी होगी, वहाँ पे एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, मतलब यहाँ तक लिक्विड है और यहाँ पे आपको पता है कि गैस है। तो गैस और लिक्विड दोनों हैं, वो अलग हो रहे हैं, लेकिन वो बाउंड्री हमें दिखाई नहीं दे रही। वो बाउंड्री है तो भी देखो, तो ये जो बाउंड्री अपने को दिखाई नहीं दे रही है इसमें, इसको आप बोलते हैं इमेजनरी बाउंड्री। तो ये सिस्टम हुआ, ये सराउंडिंग हुआ, तो आपके पास इन दोनों का अलग कर रहा है, इमेजनरी बाउंड्री। और अगर देखो ये भी सिस्टम है और इसके बाहर जो चीजें हैं ये भी आपके पास सराउंडिंग हुआ, तो इससे ये भी एक बाउंड्री काम कर रही है, दैट इज रियल बाउंड्री। तो इमेजनरी बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, जो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है। एक आपके पास बोतल है, उसके अंदर आधी भर लो, आधी गैस है आधी पानी है, तो बीच में आपको कुछ बाउंड्री दिखाई नहीं दे, दैट इज इमेजनरी बाउंड्री। अगर मैं बाहर से, यानी कि बोतल के बाहर वाले हिस्से में ये भी तो बाउंड्री है कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो ये जो आपके पास ये रियल बाउंड्री, क्योंकि अपने को दिखाई दे रही है। ठीक है भाई। तो रियल और इमेजनरी बाउंड्री हमने देखी। इमेजनरी हमने देखा है, अगर आपके पास कोई वाटर बोतल है, आधा पानी का भरा है, तो यहाँ से जो लेयर आपको दिख रही है यहाँ से, दैट इज इमेजनरी बाउंड्री। और अगर मैं इस लिक्विड से यहाँ से वाली लेयर देखो, तो ये आपके पास दिख रही है रियल, आपके पास बाउंड्री है। ठीक है भाई। रियल में दिखाई दे रही, इमेजनरी मतलब आपको दिखाई नहीं दे रही। रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिजिड का मतलब पता है वो बाउंड्री जो फिक्स होगी, और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये लिक्विड सरफेस है, अब इसके अंदर गैस भरी है हमारे पास, और ये अपने पास एक पिस्टन लगा रखा है। अब आपको पता है इस पिस्टन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं प्रेशर लगा के, दैट इज फ्लेक्सिबल बाउंड्री। और जब भी आपके पास क्लोज्ड वेजल की बात आई, जैसे ओपन पढ़ा था हमने, क्लोज पढ़ा था, क्लोज में आपको हमेशा उठा के लेके आना है। ठीक है। जब मैं क्लोज की बात करूँ, हम थर्मोडायनामिक्स में क्लोज के वेजल की बात करेंगे हमेशा, तो आपको ये उठा के लेके आना, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। ठीक है भाई। तो ये आपके पास रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज हो जाएंगी। एक एडियाबैटिक बाउंड्री होती है भाई, या क्या एक प्रोसेस भी आएगा। एडियाबैटिक बाउंड्री वो होती है जहाँ पे हीट का कोई चेंज ना हो, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा जहाँ पे अंदर से बाहर, उसको आप बोलेंगे एडियाबैटिक। और एक होता है डायाथर्मिक, इसी के साथ होता है डायाथर्मिक, जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर आराम से हो जाए। तो मतलब बाउंड्रीज को अगर हम डिवाइड करें, जो कि आपके पास बुक्स में नहीं मिलेगा, तो रियल इमेजनरी बाउंड मैंने आपको बता दिया, इमेजनरी आपको दिखाई नहीं दे रही है। वाटर बॉटल का एग्जांपल लेके देख सकते हो, एक रियल बाउंड्री, जो वाटर बॉटल जो बाहर की दीवार है वो आपके पास रियल बाउंड्री काम कर जाएंगी। रिजिड बाउंड्री जो फिक्स होंगी। फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर आप ले सकते हैं। एडियाबैटिक बाउंड्री जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं होगा। डायथर्मिक जिसमें हीट का आराम से ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपके पास डायथर्मिक प्रोसेस होंगे, यानी कि बाउंड्रीज होंगी। तो ये आपके पास सिस्टम के टाइप थे, सिस्टम के पास हमने बाउंड्रीज के टाइप पढ़े। ठीक है भाई। अभी हम पढ़ते हैं अलग चीज़ों को, यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, देखो सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है बिहेवियर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर इनसाइड कंटेनर, यानी कि सिस्टम, इनसाइड सिस्टम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज़ों को सिस्टम लेके चल रहे हैं, यानी कंटेनर भी बोल सकते हो अलग भाषा में। तो कंटेनर जो अपना सिस्टम है उसके अंदर क्या लिक्विड, क्या मतलब जो अपने मैटर भर रखा है उसका बिहेवियर कैसे, उसके आधार पे प्रॉपर्टीज को हम
स्टडी करते हैं। वैसे अपने पास दो अलग टाइप से प्रॉपर्टी दे रखे, दैट इज वन इज एक्सटेंसिव, वट इज इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है वो जो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, उनको एक्सटेंसिव बोलेंगे। जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी उनको आप इंटेंसिव बोलेंगे। तो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी कि एक क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगी, इसका मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी तो ये किस पे डिपेंड करेंगी, नेचर पे डिपेंड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके पास एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपके पास खाली बकेट है, उसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया, एक मैंने बकेट को पूरा भर दिया। मैंने आपसे बोलता हूँ दोनों को उठा के देखो, आप देखोगे तो जो अगर आप बिना उनकी तरफ देखो भी गए तो आपको जो भारी है यानी जो फुल भरी है वो आपको भारी लगेगी, उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है यानी कि मात्रा ज़्यादा है। तो वॉल्यूम आपके पास किस टाइप की क्वांटिटी हुई, एक्सटेंसिव। भाई मात्रा पे डिपेंड कर रही है, 2 लीटर है 4 लीटर दोनों में अलग अलग फर्क है, समझ रहे हो ना। एक चीज़ 10 लीटर है 2 लीटर है, अब दोनों को उठाओ तो फर्क आपको था, अमाउंट का क्या फर्क है, 2 और 10 का क्या फर्क हो रहा है यहाँ पे। तो एक्सटेंसिव आपके पास वॉल्यूम हुआ, आपको पता मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो वॉल्यूम हुआ, मास हुआ आपके पास एक्सटेंसिव में आती है, मोल हुआ क्योंकि मोल भी एन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला W/m आता है, तो मास पे तो वो भी डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम, मोल, हीट कैपेसिटी, जितने भी टाइप की एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी, इंथैल्पी भी एक एनर्जी होती है, ठीक है भाई, हीट कैपेसिटी, तो ये सब आपके पास जो आती है, ये सब गिब्स एनर्जी जो आप पढ़ते हो, आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। मेरे पास कैसे आया कि हमने पढ़ा E=mc², आइंस्टाइन की बहुत पुरानी इक्वेशन है, तो मतलब मास और एनर्जी कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो जब मास आपके पास है तो वॉल्यूम, सारी एनर्जी की टर्म भी आपके पास एक्सटेंसिव में आएंगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर, आपको पता है कोई क्वांटिटी डिपेंड करता नहीं है, टेम्परेचर आपके पास है, प्रेशर आपके पास है, तो टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, अभी मैं बताऊंगा डेंसिटी किस वजह से है, आप पहले एग्जांपल जो है वो मैं बता देता हूँ। तो टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुआ, मोलर हीट कैपेसिटी हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अपने काम का नहीं है वैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंसंट्रेशन, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोलर वॉल्यूम कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये आपके पास दोनों आएंगे, मोलर प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या है, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर हम डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव आंसर आएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, तो इनका आंसर क्या आएगा, इंटेंसिव। नोट में डाल के लिख सकते हो, दो एक्सटेंसिव जो चीज़ें होती है उनका जो डिवाइडेशन करेंगे या उनका जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे तो इंटेंसिव निकल के आएगा अपने पास, ठीक है। तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव आई थिंक बहुत ईजी है, क्वांटिटी पे मात्रा होती है यहाँ पे, और वहाँ पे मात्रा कोई असर पड़ता नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके पास होती है। नेक्स्ट अपने पास है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ डेफिनेशन पोर्शन है आज के में अपने पास। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देखो, जैसे अपने पास कोई ए रिएक्शन है, कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी वापस हो रहा है ए में, जिसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हो। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि उसके अंदर जितना ए से बी बनेगा ना उतनी बी से ए, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे, उसी चीज को आप इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि rate of A direction and rate of B direction, formation of A and rate of formation of B is both are equal, that point is called equilibrium, ठीक है भाई। यानी कॉमन भाषा में आप समझे तो अगर आपने कोई बीकर ले रखा है, उसको आप हीट कर रहे हैं नीचे से, आपने इसको ढक रखा है, यहाँ पे वाटर आपके पास है, वेपर बनेंगे तो वेपर जाके ऊपर जाएंगे आपके पास, यहाँ पे ढक्कन के पास वेपर बने ना, स्टार्टिंग में क्या होता हुआ, वेपराइजेशन, कुछ देर के बाद यहाँ पे जो पानी के कण यहाँ पे प्रेशर लगा लगा के ठंडे हो जाए, एनर्जी कम हो जाए तो पानी की बूंदे बन जाएंगी,
वो नीचे आ गिरेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो कुछ टाइम तक चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जितने वेपर बढ़ेंगे उतने कंडेंस हो जाएंगे, यानी जितने उठेंगे उतने लिक्विड बन के, जितने उठेंगे उतने लिक्विड बन के। दैट प्रोसेस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये आपके पास होता है। तो हमारे पास था इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे हम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अपने पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पे 4-5 डेफिनेशन है, उनको आपको देखना है। फर्स्ट वन डेफिनेशन इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा भाई। आइसो मतलब सेम या कांस्टेंट, और थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है भाई, उसको आप बोलेंगे आइसोथर्मल। फिर आपके पास होता है आइसोबार। तो आइसोबैरिक या आइसोबारिक हम बोल देते हैं। तो आइसोबार का आपको मतलब पता है। आइसोबार का मतलब होता है, बार को देख के आपको एक चीज ध्यान होती है कि बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो तो इसको आइसोबैरिक या बार बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आइसोकोरिक। आइसोचोरिक भी बोल देते हैं काफी वैसे, बट कोरिक है, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट। तो थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, बार प्रेशर कांस्टेंट, कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज अडियाबैटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अडियाबैटिक पहले बार चुका है, मैंने बोला था हीट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हीट कांस्टेंट हो, मतलब हीट का ट्रांसफर ना हो रहा, उनको हम अडियाबैटिक बोलते हैं, ठीक है भाई। और इसी कैटेगरी अगर मैं एक बार बात करूँ, आपके पास थोड़ा सा किताब में लिखा है साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम की हम बात करते हैं। तो साइक्लिक सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम जो आपके पास उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होंगे, लेकिन लास्ट में जाके वहीं पहुंच जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से चले और आप घूम घाम के यहीं पे आके रुक गए, दैट इज साइक्लिक, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम बी था, घूम घाम के हमारे फिर भी हमारा भी ये बचा। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं उसके अंदर हम डेल लगा के देखते हैं भाई। डेल वी लिखो आप, डेल जी लिखो, आपकी मर्जी है कुछ भी लिखोगे, लेकिन वो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, जी। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है, इस यहाँ पे 0 होता है। तो डेल पी, डेल एच जो आपके पास होते हैं, इस केस में साइक्लिक होगा तो, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने बोल दिया भाई, आपके पास पहला वॉल्यूम 20 है, दूसरा वॉल्यूम 40 है, डेल निकालो तो इसमें तो 20 आएगा, 40 माइनस 20। लेकिन मैं कहता हूँ 20 जहाँ से चले थे वहीं पहुंच जाओ वापस में, तो यहीं तो वैल्यू इतनी है, तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं वो आपके पास, उनकी जो आपके पास स्टेट फंक्शंस की वैल्यू होती है, डेल जी, डेल एच, डेल पी, जो भी आप लिख रहे हो, वो वैल्यू आपके पास 0 होती है। तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, अडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, यानी कि इन सब का ट्रांसफर नहीं होगा। और साइक्लिक प्रोसेस जिसमें आप कुछ प्रोसेस लगाने के बाद वहीं पे पहुंचे जहाँ पे आप स्टार्टिंग में थे, यानी कि डेल से लिखा जाएगा, डेल बी, डेल वी, डेल जी, डेल टी, जो भी आपके पास होंगे इनकी वैल्यूज 0 होंगी। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम में आपके पास अगर पी, बी, एन और टी, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर है, इनको आप बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। इनको आप बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। और अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू को चेंज करें, चेंज एनी वन और मोर, तो उसको इसमें से वैल्यू चेंज हो जाएगी, इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, तो आपके पास वो स्टेट चेंज हो जाएगा। चेंज इन स्टेट बोल देंगे उसको, चेंज इन स्टेट। तो स्टेट ही बदल जाएगी। तो चेंज इन स्टेट आपके पास इन किसी एक की वैल्यू चेंज कर देंगे भाई। अगर इन्हीं के बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कांस्टेंट को, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल मतलब काम, काम मतलब वर्क, वर्क कहाँ से आएगा, जब प्रेशर लगाएंगे तभी आएगा वर्क तो सिस्टम के अंदर। तो वर्क यानी कि प्रेशर कांस्टेंट आपके पास हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही सब आपके पास इसके अंदर है, ठीक है। तो भाई हमारे पास एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो हमारे पास जो फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेट फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करे, डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, नॉट ऑन पाथ फॉलोड। भाई इनिशियल वैल्यू कितनी थी, फाइनल वैल्यू कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। ये नहीं पता कि पाथ कौन सा फॉलो किया, उससे कोई लेना देना नहीं है इसको। नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, उसको आप बोलेंगे स्टेट फंक्शन, ठीक है। जिसको हम जैसे आप लिख देते हैं, मैंने डेल ई लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, E2 माइनस E1, ठीक है। तो डेल एच, डेल पी, डेल टी, ये सब आपके पास इसी के अंदर आपके पास ये प्रेजेंट है। एक होता है आपके पास पाथ फंक्शन।
पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो कि सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेंगे, जो कि पाथ पे डिपेंड करेंगे उनको हम पाथ फंक्शन बोल देंगे। तो जो पाथ पे डिपेंड करेंगे उनको पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे वो स्टेट फंक्शन। पाथ पे डिपेंड करेंगे नहीं, इनिशियल फाइनल वैल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है इनको। और पाथ फंक्शन के एग्जांपल हमारे पास है दो इंपॉर्टेंट, वर्क एंड हीट। वर्क को आप W से लिखते हो, हीट को आपको Q से लिखना है, स्मॉल q से। ठीक है। वर्क जो होता है, जैसे कॉमन सा एग्जांपल है, मेरे को यहाँ से चल के यहाँ पे जाना है, यानी कि आप अपने खुद के से एग्जांपल ले सकते हो। आपको किसी जगह से चल के आपके गांव से लेके दूसरे आपके शहर तक जाना है, तो आपके पास तरीके बहुत होते हैं। जैसे मेरे को यहाँ से यहाँ घूम के जाऊँ, या फिर मैं यहाँ से यहाँ ही घूम के जाऊँ। ठीक है। तो चलो मेरे को इस A पॉइंट ही चल के मेरे को इस B पॉइंट के ऊपर जाना है, तो मेरे पास एक तो रास्ता ये सीधा, एक ऐसा है कि मैं घूम फिर के जाऊँ कहीं पे भी। जैसे कि आपको क्लास से अगर आप कहीं ग्राउंड से क्लास की तरफ आते तो आप बहुत टाइम में आते हैं, ठीक है, लेकिन रास्ता सीधा होता है, लेकिन आप घूम घाम के आते हैं क्लास में आने के लिए। तो आपके पास अगर हम बात करें कि वो डिपेंड करता है, देखो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको कम काम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको पाथ अलग फॉलो किया तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ा। यानी वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, कैसा पाथ यूज कर रहे हो। तो वर्क जो होता है दैट इज ए पाथ फंक्शन, और हीट भी जो होता है उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, दैट इज आल्सो ए वर्क। और हीट जो है आपके पास हीट थर्मल दोनों पाथ फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी, जिसको आप यू से या फिर ई से लिखते हैं, बाकी यू से लिखा मिलेगा आपको लगभग। तो इंटरनल एनर्जी, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इंटरनल एनर्जी, तो मतलब सिस्टम के अंदर की खुद की एनर्जी होगी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। यानी कि सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इनसाइड सिस्टम जो होगा, जिसके अंदर आपके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, तो डिफरेंट टाइप एनर्जी और भी होंगे, इन सब का जोड़ जो होगी दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हम अगर आइडियल गैस लें, आपको पता है आइडियल गैस के अंदर काइनेटिक टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। ये हमने पढ़ रखा है काइनेटिक गैस इक्वेशन में। और ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी किसका फंक्शन हुआ, एनर्जी इज ए फंक्शन, या यू लिख देता हूँ फिलहाल, यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और अगर मैं टेम्परेचर जीरो कर दूँ, यानी कि मैं कैसा काम ले रहा हूँ मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको पता है थर्मल प्रोसेस लिखो T0 तो यू भी जीरो, तो टेम्परेचर जीरो होगा तो एनर्जी आपके पास, यानी इंटरनल एनर्जी भी आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई। तो हम बोल सकते हैं इसके बारे में और बातें बोलनी है, तो इट इज स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन होता है, मैंने पहले बोला डेल यू से लिखा जाए तो स्टेट फंक्शन आपके पास होगा, यानी कि अगर मैंने डेल यू लिखा इसका मतलब है U2 माइनस U1। ठीक है। और इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले बोला था जितने भी टाइप की एनर्जी होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितने भी टाइप की प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज स्टेट फंक्शन, क्योंकि U2 माइनस U1 से मतलब होता है, यानी कि हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू देखेंगे, पाथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपके पास इंटरनल एनर्जी, यानी कि U और E से लिखा जाएगा, जितने भी टाइप की एनर्जी है सबका जोड़ होगी, एनर्जी है तो मतलब जूल इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज हीट। आपको पता है हीट इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी, हीट जो है इट इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी आपके पास होता है। ठीक है। कहाँ से आपके पास देखेंगे, एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी आपके पास जो कि ट्रांसफर होगी कितने से, आपके पास डिफरेंस होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस का जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको आप हीट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने कोई गिलास ले रखा है, उसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है, बाहर का 25 है, तो आपको पता है कि ये चीज़ नीचे वाली चीज़ गर्म हो जाएगी। भाई हमेशा हीट कहाँ से होती है, हाई टू लो ट्रांसफर होती है, हाई टू लो ट्रांसफर होगी, तो ये अंदर वाली चीज़ भी धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगी, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अगर अंदर गर्म होगा बाहर ठंडा होगा तो ये आपके पास ऐसे ट्रांसफर होगी, तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकती है। तो वो जो आपके पास ट्रांसफर हो रहा है उसको आप हीट बोलते हैं एनर्जी की फॉर्म में। आपको पता है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर कम होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ज़्यादा कब होगा, जब आपके पास टेम्परेचर सिस्टम का ज़्यादा होगा सराउंडिंग से। भाई सिंपल सी बात है ना, जब टेम्परेचर मान लो इसको मैं 35 कर लेता हूँ, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सराउंडिंग का कम है, तब चीज़ें यहाँ से
यहाँ ट्रांसफर होंगी, सिस्टम से सराउंडिंग। और अगर सराउंडिंग से सिस्टम की कब तक ट्रांसफर होंगी, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे मान लो इस केस में यहाँ पे मैं 45 कर लेता हूँ, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा सिस्टम से, तो अब चीज़ें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगी। तो चीज़ कहाँ से कहाँ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, वो हमें टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस से ही हमारे पास हीट आएगी, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो आपके पास फैक्टर्स हैं, इनको आपको देखना है कि कहाँ पे हमें इनको अप्लाई करना है। बाकी हमारे पास वर्क आएगा, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।